हम उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें उत्प्रेरकों के भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार पढ़ लिए थे हमने, समांगी और विसमांगी। क्रिया के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक, सवता और जैविक 4 प्रकार हो गए थे। और 2 प्रकार हमने पढ़े थे उत्प्रेरकों के, वो थे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ये थे क्रियाशीलता के आधार पर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उत्प्रेरकों के गुण। उत्प्रेरकों के गुण या इनकी क्या विशेषताएं हैं। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। उत्प्रेरकों के गुण में क्या है कि पहला पॉइंट तो ये है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या कम कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसको बदल देते हैं, कम या अधिक कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये अभिक्रिया वेग को प्रारंभ नहीं करते हैं, यानी अभिक्रिया तो जो क्रियाकारक है उनमें क्रिया होने पर ही होगी, और अभिक्रिया को प्रारंभ ये नहीं करते हैं। अभिक्रिया प्रारंभ तो जो अभिकारक है वो क्रिया करते हैं, तो उनके मध्य क्रिया होने से अभिक्रिया होती है। लेकिन जब अभिक्रिया एक बार प्रारंभ होना शुरू हो जाती है, उसके बाद में ये अपना कार्य करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करना या अधिक करना। इसके बाद में है रासायनिक अभिक्रिया में इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी इनकी थोड़ी सी मात्रा ही काम में ली जाती है। अगला पॉइंट, प्रत्येक अभिक्रिया हेतु विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया हेतु विशिष्ट उत्प्रेरक, इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो अलग अलग अभिक्रिया है उनके लिए अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। ये नहीं कि एक ही उत्प्रेरक है वो सभी अभिक्रियाओं में काम में आता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रत्येक अभिक्रिया हेतु विशिष्ट होते हैं। एक प्रकार की अभिक्रिया में एक प्रकार का उत्प्रेरक काम में आ रहा है, दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हो रही है उसमें दूसरा प्रकार का उत्प्रेरक काम आ रहा है, इसको बोलते हैं अभिक्रिया हेतु विशिष्ट। अगला पॉइंट है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र व प्रतीप दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र व प्रतीप दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। अग्र व प्रतीप आपको बता दिया गया है। अग्र का मतलब क्या होता है, क्रियाकारक जब क्रियाफल बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं वो तो होता है अग्र। और प्रतीप का मतलब क्या होता है, जो उत्पाद बने हुए हैं उनसे वापस क्रियाकारक बन रहे हैं या विकारक बन रहे हैं, उसको कहते हैं प्रतीप। तो क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से क्रियाकारक बनना, इन दोनों को ये समान रूप से प्रभावित करता है। और ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। यानी अभिक्रिया के दौरान जो ताप कम या ज़्यादा कर रहे हैं
तो इसका प्रभाव उत्प्रेरकों पर पड़ता है, इनकी क्रियाशीलता पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी ये निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होती है, अर्थात निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होते हैं। तो ये उत्प्रेरकों के गुण हैं कि ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, स्वयं परिवर्तित नहीं होते हैं, अभिक्रिया के वेग को ये प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, सूक्ष्म मात्राएं पर्याप्त होती है उत्प्रेरक की, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, यानी हर अलग अलग अभिक्रिया है उनके लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उनमें अग्र व प्रतीप दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है और ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता है वो प्रभावित होती है, अर्थात ये निश्चित ताप पर ही कार्य करते हैं। तो ये उत्प्रेरकों के गुण कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हमने पीछे ये रासायनिक समीकरण है, इसके बारे में इसकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में और पढ़ते हैं। जो अभिक्रियाएं आपको बताई गई थी, अभिक्रियाएं हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो रासायनिक समीकरण के बारे में आपको परिभाषा बताई हुई है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है उसको प्रतीकों की सहायता से या अनुसूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखा जाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण है ये किस प्रकार से लिखी जाती है, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, यानी किस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण लेते हैं, जैसे C+O2, ये CO2 है। तो अब इसके आधार पर जैसे मान लो कोई भी समीकरण ले सकते हैं। कौन कौन से चरण हैं, सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। यानी ये बाईं ओर, ये क्या है, अभिकारक, बाईं ओर वाली ये अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये अभिकारक हो गए। और दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है, उत्पाद, ये उत्पाद है और ये अभिकारक है। बाईं ओर, दाईं ओर का मतलब है जो तीर का निशान है इसके बाईं ओर है, इस तरफ तो अभिकारकों को लिखा जाता है, और उसके दाईं ओर है ये उत्पादों को लिखा जाता है। और दूसरा पॉइंट है, दो या दो से अधिक अभिकारकों या उत्पादों के मध्य धन चिन्ह, प्लस चिन्ह लगाया जाता है। दो या दो से अधिक है, जैसे इसमें दो है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, दो अभिकारक है तो दो के मध्य ये प्लस चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरफ उत्पाद एक ही है इसलिए प्लस चिन्ह इसमें नहीं लगाया गया है। अगर दो उत्पाद होते हैं तो प्लस चिन्ह लगाया जाता है, जैसे Zn प्लस H2SO4 और Zn प्लस ZnSO4 प्लस H2। तो ये विकारक है, ये उत्पाद है, ये दो है, उस तरफ भी दो है, तो दो या दो से ज़्यादा विकारक या उत्पाद है तो उनके मध्य प्लस चिन्ह लगाया जाता है, ये प्लस चिन्ह, ये इधर भी प्लस चिन्ह। अगर एक ही उत्पाद है तो प्लस चिन्ह नहीं लगाया जाता है, एक ही विकारक हो तो भी प्लस चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 CaO प्लस CO2, ये एक ही विकारक है तो यहाँ कोई प्लस चिन्ह नहीं लग रहा है। दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके मध्य प्लस चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट, जो गैसीय उत्पाद है उनको तीर का निशान जो ऊपर की ओर जिसका शीर्ष है उससे दर्शाया जाता है, और जो अवक्षेप बनते हैं उनको जो तीर का निशान जो नीचे की ओर है उससे दर्शाया जाता है। यानी गैसीय अवस्था को
किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? चिन्ह से, यानी तीर का शीर्ष है ये ऊपर की ओर तथा अवक्षेप को, जो तीर का शीर्ष नीचे की ओर है, इससे दर्शाया जाता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस है तो इसके लिए ये तीर का निशान ये ऊपर की ओर हो गया। अगर अवक्षेप बन रहा है तो उसके लिए तीर का निशान है वो नीचे की ओर होता है। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप का मतलब होता है कि कोई जो उत्पाद बन रहा है अभिक्रिया के दौरान और जिस पात्र में या परख नली में हम क्रिया करवा रहे हैं वो उसमें नीचे की ओर, उसके पेंदे में नीचे की ओर जमने लग जाता है या नीचे की ओर बैठ जाता है, वो होता है अवक्षेप। और जो बाहर निकलती है वो गैस होती है। अगला पॉइंट है, अभिक्रिया के अंदर तीर का जो शीर्ष है ये सदैव उत्पाद की ओर होता है। अभिक्रिया में तीर का शीर्ष भाग, यानी इस तरह से ये शीर्ष भाग ये उत्पाद की ओर होता है। ये उत्पाद बन रहा है, इसकी तरफ तीर का शीर्ष भाग है। अगला पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन का मतलब है निर्माण, बनाना, न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, यानी दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होती है? इसमें समान होती है। कोष्टक में लिख देना, अर्थात दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। किस तरह से? जैसे इसमें देख लो, जिंक का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, उस तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ये 4। बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। इसमें देख लो आप, कैल्शियम 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, उस तरफ 2 तो ये है और 1 ये रहा, ऑक्सीजन के 3 हो गए, कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है। अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, कैल्शियम है 40 होता है, प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 को 3 से गुणा करते हैं तो 16 3 48, 16 गुणा 3 लिख रहा हूँ एक बार। कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और इधर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा ये 2 है तो ये 2। यहाँ पर ये टोटल कितने हो रहे हैं? 40 और 12 52 प्लस 16 3 48, और इस तरफ देखो 56 प्लस 12 और 16 दूनी 32, 32 और 12 44, यानी 52 और 48 भी 100 और उस तरफ 56 और 44 भी 100, यानी इस तरफ जितने हैं उस तरफ ही उतना है। यानी परमाणु द्रव्यमान है ये अभिक्रिया में समान होता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, और परमाणु की संख्या समान होती है। ये हो गया 5वां पॉइंट। तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण है कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। अभिकारकों को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक है या उत्पाद है उनके मध्य प्लस चिन्ह लगाया जाता है, और जो गैस से उत्पाद है उनको तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है उस तरह से, और अवक्षेप है उनको इस तरह से दर्शाया जाता है। और तीर का जो शीर्ष भाग है ये शीर्ष ये सदैव उत्पाद की तरफ होता है। इसमें देख लो तीर का शीर्ष उत्पाद की तरफ है, ये तीर का शीर्ष है ये उत्पाद की तरफ है।
और रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन, यानी जैसे इस तरफ 100 है तो उस तरफ हम 101, 102, 105, 110 इतने नहीं हो रही है, जितने इस तरफ है उतने ही उस तरफ हो रही है। जितने परमाणु इस तरफ है तीर के निशान के बाईं तरफ, उतने ही परमाणु उस तरफ हैं, यानी दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होती है। अब इसके बाद में है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण तो हमने पढ़ लिए कि किस प्रकार से समीकरण को लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है, और विशेषताओं के बाद में इसकी जो सीमाएं है, लिमिटेशन, ये कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है इसमें रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। एक तो है इसमें अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। क्या विशेषता है अभिक्रिया की, जो समीकरण क्यों लिखते हैं, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? अभिक्रिया की। अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? अगर हम एक थ्योरी के रूप में हिंदी में लिखें कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? C+O2 = CO2, यानी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है, शॉर्ट में लिखा जाता है उसको। ये नहीं कि 2-3 लाइनों में हम लिखते हैं कि जैसे दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो ये लिखने में हमें 2 लाइन लग जाती हैं। और ऐसे हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो Zn+H2SO4 = ZnSO4+H2, यानी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता है इसमें क्रियाकारक उत्पाद व अणुओं की संख्या व द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है समीकरण लिखने से, वही उसकी विशेषताएं है। उत्पाद के बारे में पता चलता है कि विक्रिया में कौन कौन से उत्पाद अभिकारक है वो भाग ले रहे हैं, कौन कौन से अभिकारक क्रिया कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं उनके बारे में पता चलता है। क्रिया करने के बाद में जो बनते हैं जिनको उत्पाद कहते हैं उनके बारे में पता चलता है। अणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है कि ये जो यौगिक है इसमें कितने अणु हैं, और द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण दिया था जिसमें दोनों ओर द्रव्यमान समान था, इस तरफ भी 100 था और उस तरफ भी 100 था, तो ये जानकारी प्राप्त होती है रासायनिक समीकरण से। अगला पॉइंट, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी कैसे, कि कौन सा इसके अंदर ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। जैसे C+O2 CO2 है, कार्बन ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस है, ये गैस है। ये हो गई भौतिक अवस्थाएं, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, तो ये हो गई भौतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, ताप, दाब व उत्प्रेरक की जानकारी प्राप्त होती है। यानी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उसको कितना गर्म कर रही है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रही है। दाब, कितना वायुमंडलीय दाब है। उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक उसमें डाला गया है, जिसको हम तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखते हैं। ताप, दाब और उत्प्रेरक, इन तीनों के बारे में जो तीर का निशान होता है उसके ऊपर नीचे लिखते हैं, तो इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ताप, दाब और उत्प्रेरक की जानकारी प्राप्त होती है। और अभिक्रिया के उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय का पता चलता है। अभिक्रिया के उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय का पता चलता है या जानकारी प्राप्त होती है।
उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय का मतलब जैसे ये है, इसमें तीर का शीर्ष उस तरफ ही है, एक दिशीय है, तो ये हो गई अनुत्क्रमणीय। और जैसे ये है, इसको ऐसे लिखते हैं तो ये है उत्क्रमणीय, यानी ये उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय है। तो अभिक्रिया के उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय की जानकारी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? जो समीकरण लिख रखी है हमने, इस समीकरण से। अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी का पता चलता है। कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, कौन सी ऊष्माक्षेपी है? अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो हम लिखते हैं प्लस ऊष्मा, और ऊष्माशोषी होती है तो हम लिखते हैं माइनस ऊष्मा। तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है, इसका पता चलता है। तो ये रासायनिक समीकरण की विशेषता ही है। विशेषताओं का मतलब हमें रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, ये हमें जानकारियाँ रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, उसके अंदर अगर हमने ये सभी चीज़ें लिख रखी है, तीर के निशान के ऊपर नीचे लिख रखा है कितना ताप दाब है, और इसमें प्लस ऊष्मा माइनस ऊष्मा, ऐसे सब कुछ लिख रखा है, तो एक अभिक्रिया के बारे में ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ जानकारी प्राप्त नहीं भी होती है, जिनको हम रासायनिक समीकरण की सीमाएं कहते हैं, लिमिटेशन, कि कौन कौन सी जानकारी है ये हमें प्राप्त नहीं होती है। अभिक्रिया लिखी हुई है लेकिन हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जिनको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन। एक तो अभिक्रिया की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है सबसे पहले तो इसमें, यानी जो क्रियाकारक है वह उत्पाद, इनकी सांद्रता के बारे में, कि सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अभिक्रिया में हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा कितना सांद्र है, कौन सा कम सांद्र है, तो सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, अभिक्रिया के तीव्र या मंद होने की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कौन सी अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है, कौन सी मंद हो रही है, तो ऐसे सभी अभिक्रियाओं के बारे में ये जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये रासायनिक समीकरण की ये सीमाएं हैं। कौन कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, एक तीव्र या मंद है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जैसे लोहे पर जंग लग रहा है तो हमें ये पता नहीं चलता है कि लोहे पर जंग है वो कितने समय में लग रहा है, 5-6 महीने में भी जंग लग सकती है, 1-2 साल भी हो सकती है। तो इसका पता हमें नहीं चलता है कि ये अभिक्रिया कितनी धीमी गति से हो रही है, कितनी तेज गति से हो रही है। अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पूर्ण होने के समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि ये कितने समय में अभिक्रिया है, ये पूर्ण हो रही है। कुछ अभिक्रिया है उनको छोड़ करके बाकी ये अभिक्रिया हैं, इनके समय की जानकारी प्राप्त है नहीं होती है। इसका उदाहरण जैसे अभी लोहे का ये उदाहरण बताया था आपको कि लोहे पर जंग लगती है तो इसमें कितना समय लगता है, ये जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हो गई। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। और एक जो वीडियो आपको ये बना करके डाल दिए जा रहे हैं, ये आप पढ़ नहीं रहे हैं, इसमें बहुत ही कम इसको देख रहे हैं, और नोट्स आपको समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वीडियो के साथ में ये नोट्स आ रहे हैं। नोट्स आगे पीछे हो सकते हैं कि पहले नोट्स फिर वीडियो, तो आप नोट्स उतारते रहना अपनी कॉपी में, और वीडियो को आप ये अच्छी तरह से ध्यान देना, इसमें सुनना।